अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। आज के लेक्चर के अंदर हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को जानेंगे कि इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुई, ठीक है, और इस वक्त कहाँ तक पहुँच चुकी है। हिस्ट्री में बेसिकली इंग्लिश लिटरेचर अगर आप पढ़ रहे हैं तो पहली और मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है हिस्ट्री जानना, उसकी एजेस जानना, उसके एराज जानना कि किन किन एराज के अंदर जो इंग्लिश लिटरेचर है हमारे पास वो अब तक प्रोसीड होता हुआ आ रहा है। कोशिश करेंगे कि जितनी ज़्यादा एजेस हम आज की वीडियो में कवर कर सकें वो हम करें, बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो रह जाएंगी एजेस वो कवर करेंगे। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एज। एज अब क्या है? एज एक एरा, एक टाइम पीरियड, एक टाइम स्पैन, ठीक है। वो 100 साल का भी हो सकता है लिटरेचर के अंदर, लाइक हम क्योंकि बहुत स्टार्ट लेने वाले हैं, वो 200 साल का भी हो सकता है। हम बहुत मतलब उस ओरिजिन तक जाएंगे जहाँ से लिटरेचर स्टार्ट हुआ। अब हिस्ट्री के अंदर डिफरेंट एजेस आएंगे इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, जो सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है। सेकेंडली हिस्ट्री के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि हाउ इंग्लिश लैंग्वेज ग्रू, कि इंग्लिश लैंग्वेज किस तरह से जो है वो ग्रो की। इसके बाद आ जाते हैं थर्ड नंबर पे जो है वो ट्राइब्स। ट्राइब्स कौन से? वो कबीले जो कि जिन्होंने एक अपना पार्ट जो है वो प्ले किया है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, जिनकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश थी। इसके अलावा इसका बैकग्राउंड और डेवलपमेंट किस तरह से हुई है, लाइक पहले की इंग्लिश कैसी थी शुरू में, अब जाके जब 2023 आ चुका है कि तो ये लैंग्वेज जो है वो किस कदर चेंज हो गई है। इम्पोर्टेंट राइटर्स डिस्कस करेंगे, हर एज के अंदर जो राइटर आ रहा है। इसके अलावा मैं आपको एक बुक सजेस्ट कर देती हूँ, अ न्यू हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। सबसे ज़्यादा मुझे जो पर्सनली ऑथेंटिक बुक लगती है बाय B.R. मुलिक। आपने अगर हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप इस बुक से पढ़ें, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से लिखी हुई हैं। ये एक बुक भी मैंने आपको साथ में सजेस्ट कर दी है। तो आज की जो हमारी पहली एज है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिटरेचर के अंदर, सबसे पहले इंग्लिश लिटरेचर जहाँ से शुरू हुआ वो एज है द एंग्लो सैक्सन इरा। अब ये इरा कब स्टार्ट हुआ? 670 के अंदर ये इरा स्टार्ट हुआ और 1100 तक, यानी ये इसका टाइम स्पैन था इस एज का, ठीक है। इस इरा को हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी कहते हैं, ठीक है, ये इसका दूसरा नाम है। आपको ओल्ड इंग्लिश पीरियड या एंग्लो सैक्सन पीरियड, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो सेम हैं। इसके अलावा अब जैसा कि हमने पहले कहा था ट्राइब्स की बात करेंगे, कबीलों की बात करेंगे, तो यहाँ पे दो कबीले हैं, एंगल्स एंड सैक्सन्स। ये दोनों कबीले जब आए थे ब्रिटेन के अंदर, ब्रिटिश ब्रिटेन एक जगह का नाम है, आपको पता ही है, तो ब्रिटेन उसका पुराना नाम है। अब वो जब आए थे इधर ब्रिटेन के अंदर, ठीक है, तो इन दोनों कबीलों की नेटिव लैंग्वेज थी इंग्लिश। तो अब हमें पता चला कि इंग्लिश कहाँ से स्टार्ट हुई। 670 से इंग्लिश स्टार्ट हुई और अभी देखें 2023 आ चुका है। इतने पुराने इरा के अंदर हम इस वक्त पहुंच गए हैं और हम ये स्टडी कर रहे हैं। अब ये दोनों कबीले आए, ये पहले रहते थे डेनमार्क और स्वीडन वगैरह के अंदर, और लेकिन फिर ये कबीले कहाँ आ गए? ब्रिटेन के अंदर। अब ये जो दोनों कबीले हैं ये बहुत ज़्यादा डेयरिंग थे, बहुत ज़्यादा एडवेंचरस थे, बहुत ज़्यादा ब्रेव थे, ठीक है। लड़ाइयों वगैरह में हर चीज़ में इनका बहुत ज़्यादा जो है वो पार्ट जो है वो इन्होंने प्ले किया। अब क्योंकि ये इतना पुराना इरा है, हम 670 की बात कर रहे हैं, तो इस इरा के अंदर जितना भी लिटरेचर लिखा गया, ठीक है, वो ज़्यादातर जो है वो गुम हो चुका है। अब इतनी पुरानी ट्रांसक्रिप्ट्स हमें नहीं मिल सकी, तो वो, लेकिन फिर भी मतलब हम ये नहीं कह सकते कि फुली लिटरेचर जो है वो वैनिश हो गया है उस चीज़ का, नहीं। बहुत सा लिटरेचर है, बहुत से फ्रेगमेंट्स अभी भी मौजूद हैं, ठीक है। अब इस इरा के सबसे स्टार्ट वाले इरा के सबसे पहली एज के दो इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं, ठीक है। एक का नाम है कैडमन एंड एक का नाम है केन वुल्फ, ठीक है। ये दोनों राइटर्स इस इरा के अंदर इम्पोर्टेंट हैं। और इस इरा की जो राइटिंग है वो है पोइट्री है एक बी वुल्फ, ठीक है। बी वुल्फ एक पोइट्री है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
और ये जो पोइट्री है ये 3182 लाइंस पर मुश्तमिल है। ये एमसीक्यू के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बी वुल्फ की जो है वो ये जो पोइम है इसके अंदर टोटल कितनी लाइंस हैं, 3182। बेसिकली ये पोइम हमने चूँकि ऊपर डिस्कस किया कि ये कबीले जो हैं एडवेंचरस थे, ब्रेव थे, लड़ाइयाँ वगैरह ये चीज़ें इनके अंदर ज़्यादा कॉमन थी। तो इस पोइट्री के अंदर भी ये जो पूरी पोइम है ये भी इसी हवाले से है, ठीक है, एडवेंचर का और हर चीज़, यही चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। तो ये हो गया हमारा एंग्लो सैक्सन इरा या फिर ओल्ड इंग्लिश पीरियड। आज हम इन चीज़ों को इस वीडियो के अंदर ज़्यादा ब्रॉडर सेंस में डिस्कस नहीं करेंगे। हम आपको पता है ये इतना वास्ट है, एक एक इरा इतना वास्ट है कि हमें इसके ऊपर अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। लेकिन आज चूँकि अंडरस्टैंडिंग के लिए हम काफ़ी सारी एजेस को डिस्कस करेंगे, तो हम उनके मेन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिससे कि हमें पता चल जाए कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं या फिर ये असल में एजेस, ये लिटरेचर, ये हिस्ट्री, ये क्या है। बिगनर्स के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी जो लिटरेचर के अंदर बिगनर्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा पीरियड है वो है एंग्लो नॉर्मन पीरियड, ठीक है। ये पीरियड स्टार्ट होता है 1100 और जाता कब तक है, 1500 तक। अब नॉर्मन मीन्स नॉर्थ मैन, यानी वो लोग जो नॉर्थ से आए थे। अब स्टार्ट हो गया एंग्लो नॉर्मन पीरियड, अब यहाँ पे नॉर्मन के लोग आ गए हैं, तो इस पीरियड का नाम हमने ये रख दिया। ऑल्सो नाउन एज मिडल एजेस, इस पीरियड को, इस इरा को, इस एज को एक तो एंग्लो नॉर्मन कहते हैं, सेकेंडली इसको मिडल एज भी कहते हैं। अब जब ये लोग आए यहाँ पर, एंग्लो नॉर्मन पीपल आए, तो ये अपने साथ फ्रेंच कल्चर को लेके आए। फ्रेंच कल्चर को जब ये लेके आए तो फिर डिसअपियरेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हो गई, ठीक है। इसके अंदर जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज डिसअपियर हो गई। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे देखने की चीज़ है वो ये है कि इंग्लिश डिसअपियर कैसे हो गई। और मोस्टली अगर हम वहाँ बात करें तो जो मिडिल क्लास लोग थे ना, बस वही इंग्लिश बोलते थे। जो अपर एलीट हायर क्लास के लोग थे वो फ्रेंच बोलते थे। अब ये कैसे पता चला, आप मिसाल ले लें कि जब जो है वो ब्रिटिश ने सब कॉन्टिनेंट के ऊपर कब्ज़ा किया था, तो जो हम लोग थे यहाँ पे मुसलमान या हिंदू, वो लोग उर्दू या हिंदी, ये पर्शियन, यही लैंग्वेजेस बोलते थे। वो अपने साथ कौन सी लैंग्वेज लेके आए थे, इंग्लिश। तो ज़्यादा अहमियत किसको दी जाती थी उस एरा के अंदर, इंग्लिश को दी जाती थी। लेकिन जब एंग्लो नॉर्मन्स आए ब्रिटेन के अंदर, तो ज़्यादा वो फ्रेंच कल्चर लेके आए, तो फ्रांस को ज़्यादा फ्रेंच लैंग्वेज को ज़्यादा अहमियत दी जाने लगी। अब इस एरा के अंदर जो है वो पोइट्स हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज़ चॉसर, उसके अलावा विलियम लैंगलैंड एंड जॉन गोवर। और भी बहुत से पोइट्स हैं, लेकिन मेनली हम चंद पोइट्स को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, चॉसर एज अ फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर अब तक रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। आपका ये भी एमसीक्यू बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कौन है, तो आपने याद रखना है कौन है, चॉसर। इसके अलावा वर्क है, सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है कैंटरबरी टेल्स, जो कि है ही चॉसर का ही ये वर्क है, कैंटरबरी टेल्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एंग्लो नॉर्मन पीरियड, जो कि रहा 1100 से लेकर 1500 तक। अब बढ़ते हैं हम अगली एज की तरफ। तो अगली एज है द रेनेसा पीरियड, ठीक है। रेनेसा पीरियड स्टार्ट हुआ 1500 से लेकर 1600 तक, ठीक है। ये रहा, ये कितना हो गया अर्सा, 100 ईयर, ठीक है। ये रेनेसा पीरियड रहा। अब जो पिछला हमने एंग्लो नॉर्मन पीरियड पढ़ा है ना, आपने एक बात याद रखनी है कि उसको हम उस एज को डार्क एज भी कहते हैं। डार्क एज क्यों कहते हैं, कि लिटरेचर के हवाले से, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज वहाँ पे दब गई थी, ठीक है। फ्रेंच ज़्यादा जो है वो आ रही थी उस एरा के अंदर। लेकिन ये रेनेसा जो पीरियड है ना, ये इनलाइटमेंट का पीरियड है, ठीक है। इसके अंदर इनलाइटमेंट है, इसके अंदर डिफरेंट डिस्कवरीज हैं। इस पीरियड को हम कहते हैं एलिजाबेथन पीरियड भी इसी को कहते हैं, एज ऑफ शेक्सपियर भी इसी को कहते हैं। तो आपने एजेस के नामों के अंदर कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। रेनेसा पीरियड भी वही है, एलिजाबेथन पीरियड भी वही है, एज ऑफ शेक्सपियर भी इसी पीरियड को कहते हैं, 1500 से लेकर 1600 तक का जो इरा है। नेक्स्ट मैंने जो इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी है यहाँ पे वो है रिवाइवल ऑफ लर्निंग, यानी पिछली एज को हमने कहा कि हम डार्क एज कहते हैं, और ये एज जो है वो न्यू एज है। यहाँ पे लर्निंग का रिवाइवल हो रहा है। किस तरह से रिवाइवल हो रहा है,
बहुत सारी डिस्कवरीज हुई इस इरा के अंदर, साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई, ठीक है। वास्को डे गामा की अगर हम बात करें तो ही सर्कम नेविगेटेड द अर्थ, ठीक है। अमेरिका डिस्कवर हुआ, ये वो, सिर्फ इसी नहीं, साइंटिफिक फील्ड के अंदर भी लोगों ने बहुत ज़्यादा तरक्की की इस एज के अंदर, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और लोग जो हैं वो अपने बीइंग अ ह्यूमन अपने ऊपर फोकस करने लगे, क्योंकि पिछले जो दोनों पीरियड हैं वहाँ पे इम्पॉर्टेंट एक ये भी चीज़ आप ऐड कर सकते हैं कि वो दोनों जो लोग थे, मतलब एंग्लो सैक्सन्स, एंग्लो नॉर्मन्स, वो रिलीजन के ऊपर बहुत ज़्यादा बेस करते थे। लेकिन इस इरा के अंदर आके रिलीजन के से हट के इंसान के ऊपर बेस किया गया, इंसान की लाइफ के ऊपर, द वे, ठीक है, जिसके तरीके इंसान को अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास राइटर्स इस एरा के। तो सबसे इम्पॉर्टेंट राइटर हैं विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो एंड बेन जॉनसन। ये 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर्स हैं। इनके वर्क्स भी हैं द एल्केमिस्ट, हैमलेट, मैकबथ, ओथेलो, ठीक है। हैमलेट, मैकबथ, ओथेलो जो हैं ये शेक्सपियर ने लिखे हैं। ये हो गए हमारे इम्पॉर्टेंट वर्क्स और इम्पॉर्टेंट राइटर्स, और थोड़ा सा हमारा इंट्रो के रेनेसा पीरियड है क्या। उसके बाद हम आते हैं द रेस्टोरेशन पीरियड। रेनेसा पीरियड के बाद आ जाता है रेस्टोरेशन पीरियड। 1600 से लेकर 1700 तक जो है वो हमारे पास ये पीरियड रहा। इस पीरियड की इम्पॉर्टेंस क्या है कि इसके अंदर मोनार्की जो है वो रीस्टोर हुई। मोनार्की रीस्टोर होने से क्या मुराद है कि किंग चार्ल्स II जो कि बेटा है किंग चार्ल्स I का, जब वो जेल के अंदर रहा तो वो जेल से वापस आया, यानी बादशाहत दोबारा से आई, ठीक है। आपको पता है लिटरेचर के अंदर पॉलिटिक्स का, बादशाहत का, हर हालात का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है, ठीक है। तो मोनार्की इस इरा के अंदर रीस्टोर हुई, और इस इरा को, इस पीरियड को, रेस्टोरेशन पीरियड को एज ऑफ ड्राइडन भी कहा जाता है। ड्राइडन, जॉन ड्राइडन एक बहुत इम्पॉर्टेंट राइटर हैं। एज ऑफ ड्राइडन है इस इरा को कहा जाता है। एज F ड्राइडन लिखा गया है, ओ मुझसे मिसिंग हो गया, तो आपने, ठीक है, ये कर लेना है कि एज ऑफ ड्राइडन। इसके अलावा जो इस एज की इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इम्पॉर्टेंट बात है, वो है रियलिज़म पे ऊपर फोकस। रियलिज़म आया, हमने अपनी पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा था रियलिस्टिक लिटरेचर, इमेजिनरी लिटरेचर, हर चीज़। तो रियलिज़म आया। रियलिज़म क्या है कि राइटर्स ने इस एज के अंदर सोसाइटी की रियल पिक्चर को जो है वो पिक्चर को शो करना शुरू कर दिया कि क्या है रियल पिक्चर आपकी सोसाइटी की, कि आपकी सोसाइटी करप्ट हो चुकी है। करप्ट सिर्फ आजकल के दौर में ये जो पैसे वाला करप्ट है वो नहीं है, आप मॉरली कितने करप्ट है, आपका करैक्टर कितना करप्ट है, यानी गलत है। तो बीइंग अ सोसाइटी, जो उस वक्त की सोसाइटी थी ना, राइटर ने उसको क्लियरली डिपिक्ट किया कि भाई ये आपकी सोसाइटी है, रियलिस्टिक पिक्चर दिखाई उनको कि ये असल आपकी सोसाइटी की जो है वो चीज़ है। इसके बाद ड्राइडन ने बहुत ज़्यादा जो यूज़ किया, पॉलिटिकल स्टायर का यूज़ किया। सटायर कहते हैं कि तंज, एक हिसाब से तंज करना ऑन अ ब्रॉडर वे, ठीक है, ब्रॉडर सेंस के ऊपर तंज करना, कि लाइक एक कम्युनिटी वाइज पॉलिटिकल स्टायर के पूरी पॉलिटिक्स के ऊपर उसका एक सटायर है। एंड फैबल्स जो हैं वो फिक्शनल स्टोरीज़ को कहते हैं, जिस तरह के हम बचपन में पढ़ते आए हैं द थर्स्टी क्रो, जो थर्स्टी क्रो की स्टोरी है वो एक फिक्शनल स्टोरी है ना। तो फैबल्स भी बहुत ज़्यादा इस पीरियड के अंदर लिखी गई। इसके अलावा जो है वो यहाँ के राइटर मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जॉन ड्राइडन है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट राइटर हैं। इसके अलावा उनके वर्क्स हैं एब्सॉलम एंड एकिटिफल, द हिंद एंड द पैंथर, ठीक है, ये 2 इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं उनके। तो ये हो गई हमारी रेस्टोरेशन पीरियड। तो आज की वीडियो के अंदर हम इतना डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो इससे आगे वाली जितनी भी एजेस हैं, क्योंकि हम इस वक्त जो है ना मॉडर्न इरा से निकलकर पोस्ट मॉडर्न इरा तक पहुंच गए हैं। तो ये जो एज चल रही है ना, ये पोस्ट मॉडर्न एज है, एजेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।